आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लिपिड्स पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि लिपिड्स किस तरह से हमारे हृदय के स्वास्थ्य को हमें बताते हैं। तो आइए चलते हैं लिपिड्स की अनोखी दुनिया में। जब भी हम अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं या हम किसी और बात के लिए, जैसे कार्डिक प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर्स हमारा लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराते हैं। और हम सब जानते हैं कि लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या उसके अंडर हेड्स होते हैं, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिजीज का विलेन कहा जाता है और ये कोशिश की जाती है कि इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 200 कम ही रखी जाए। अगला है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसकी वैल्यू 2 से 30 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला जो आप देखते हैं वो आप जानते हैं कि एलडीएल। एलडीएल इज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसकी वैल्यू 130 से कम होनी चाहिए। और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि सबसे अच्छा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 70 से भी कम हो। जितना एलडीएल कम होगा उतना आपका स्वास्थ्य या आपके हृदय का स्वास्थ्य अच्छा होगा। एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। फिर बारी आती है एचडीएल की। ये है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। पुरुषों में इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा होनी चाहिए और महिलाओं में कम से कम 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। तो जितना ज़्यादा एचडीएल होगा उतना आपका हृदय का स्वास्थ्य या उतनी आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होगी। अगला है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो हमारे शरीर में फैट के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, ये दोनों के फॉर्म हैं। और ये जब खून में घूमते हैं तो हम इसको ब्लड टेस्ट द्वारा नापते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो है सबसे बढ़िया है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 100 से कम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 150 तक भी है तो इसे संतोषजनक माना जाएगा। 150 से ऊपर की जो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू है उससे ज़्यादा होने पर हम मानते हैं कि खून में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं। अब एक दो टेस्ट और होते हैं, जैसे नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। ये जो है एचडीएल और टोटल कोलेस्ट्रॉल को घटा के जो निकलता है उसको नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इसकी वैल्यू 130 से कम होनी चाहिए। फिर एक नया मार्कर जो धीरे धीरे अब प्रकाश में आ रहा है वो एपोलाइपोप्रोटीन बी है। उसकी वैल्यू भी 130 तक संतोषजनक मानी जाती है। बेहतर है कि ये वैल्यू 100 से कम हो। अब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के इतिहास पे चलते हैं, क्योंकि आज जो है वो पूरा जगत, पूरा चिकित्सा जगत या कहिए पूरा संसार कोलेस्ट्रॉल फोबिया से ग्रसित है। सबको कोलेस्ट्रॉल फोबिया है, सब अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं। अभी कोलेस्ट्रॉल का जो सिद्धांत था इसे डाइड हार्ट हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो डॉक्टर एंसिल कीज ने 1950 के दशक में यह सिद्धांत दिया था और बाद में यूएस गवर्नमेंट ने इसे 1970 में अमेरिकन की गाइडलाइंस में शामिल किया गया था। ये वो वक्त था अमेरिका में जब बहुत ज़्यादा ये माना जाता था कि हार्ट डिजीजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, कुछ तो करना चाहिए। डॉक्टर एंसल कीज ने कहा कि जो हाई कोलेस्ट्रॉल है या जब खून में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, इसी की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ही हार्ट अटैक्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो खून की जो धमनियां हैं उनकी दीवार में जब कुछ वसा जैसी चीज जमा हो जाती है, जो ज्यादातर माना जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल ही है, उसकी वजह से ये होता है। तो उन्होंने ये कहा, उस जमाने में ये धारणा बन गई कि आप कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन जैसे कि मीट है, अंडा है, अंडे का यॉक है, चीज है, बटर है, पूरा मलाई वाला दूध है, उनको ना खाएं या उनको बहुत कम खाएं, जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम पैदा हो या कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो कम हो जाए। एफडीए ने भी लोगों को सलाह दी कि हमें प्रतिदिन 300 मिलीग्राम से ज़्यादा का कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो करीब करीब 2 अंडे के जैसे खाने के बराबर हैं। ये ध्यान देने
योग्य बात है कि कोलेस्ट्रॉल केवल और केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में यानी कि पशु पक्षियों से प्राप्त होने वाले भोजन में ही प्राप्त होता है। प्लांट प्रोडक्ट्स, वनस्पति से प्राप्त होने वाले जितने भी भोजन हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। इसीलिए एक मंत्र बन गया कि भाई प्लांट जो है वो अच्छे हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। और फिर शुरू हुआ एक वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने का सिलसिला। लोग एक स्टेप आगे गए, वीगन बन गए। वीगन लोग जो हैं एनिमल प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं खाते, यहाँ तक कि वो दूध भी नहीं पीते हैं। और फिर उसके बाद एक स्टेप लोग आगे चले गए जिसे रॉ वीगन कहते हैं। ये लोग कोई भी चीज पका के खाते ही नहीं है, ये हर चीज कच्ची खाते हैं। लेकिन जो बात किसी को नहीं बताई गई वो ये थी कि डॉक्टर एंसल कीस जो हैं उन्होंने कभी भी इस बात में कोई संबंध उनको मिला ही नहीं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उन्होंने पहली बार जब अपनी कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस दी थी कॉन्फ्रेंसेस में, तो उनकी बहुत बड़ी किरकिरी हुई थी क्योंकि वो इस बात को साबित नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे लोग भी ये मानने लगे हैं कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। और एफडीए ने इस बात को माना है और उन्होंने चुपचाप अपनी 2015 से 2020 की जो डाइटरी गाइडलाइंस थी यूएस के लिए, उसमें से कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया है। अब वो मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है उनके लिए नॉट अ न्यूट्रिएंट ऑफ कंसर्न है। ये बात हमें पता नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंगली आज भी डॉक्टर्स हमको ये कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वाले खाने मत खाइए, अंडे मत खाइए, या अंडे का सिर्फ सफेद खाइए। जबकि डॉक्टर एंसल कीज ने ये पाया था कि एक सैचुरेटेड फैट्स और ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बीच में संबंध है। जब आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि हमें सैचुरेटेड फैट वाले भोजन नहीं खाने चाहिए, जैसे मीट नहीं खाना चाहिए, मलाई वाला दूध नहीं पीना चाहिए, हमें पनीर नहीं खाना चाहिए, हमें चीज नहीं खाना चाहिए, हमें बटर नहीं खाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो तेल हैं उनको हमको खाना चाहिए, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए और हार्ट डिजीज का रिस्क भी कम हो जाए। और ये आज जो है पूरी दुनिया में इस बात को लेके हर एक आदमी जो है सैचुरेटेड फैट कम करने पे तुला हुआ है। और पूफा मूफा ये जो तेलों का प्रचलन है, सीड ऑयल्स, इनका प्रचलन बहुत बढ़ गया है। लेकिन आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि ये जो हाइपोथेसिस थी, ये सिद्धांत था, ये कभी भी क्लिनिकल ट्रायल्स में टेस्ट ही नहीं हुआ। और इसको डॉक्टर कीज ने अपने अपने जो आइडिया था उसको मार्केट किया, उसको पुश किया। और धीरे 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 अपने जितने भी विरोधी थे उनको भी उन्होंने शांत कर दिया। और ये जो कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस है वो एकदम एक वाइडली एक्सेप्टेड सिद्धांत बन गया, जिसे आज दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर के जो चिकित्सक हैं वो इस बात को अब मान रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि ऐसे ऐसे जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, जिन जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं जैसे बिस्कुट, उनमें शुगर बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है और उनमें फैट नहीं है, उसको जो है बोला जाता है कि ये हेल्दी फूड्स हैं। तो आज का पहली शिक्षा या आज का पहला लेसन ये है कि कोलेस्ट्रॉल युक्त भोज्य पदार्थ खाने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। याद रखिए, इसलिए आप अंडा खा सकते हैं बिना किसी झिझक के, बटर खा सकते हैं, बटर में सैचुरेटेड फैट होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है या बढ़ता है। लेकिन और जो पदार्थ हैं उनसे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। जैसे ऑर्गन मीट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप खा सकते हैं। अब जब कोलेस्ट्रॉल की हाइपोथेसिस सबने मान ली और ड्रग इंडस्ट्री भी हरकत में आ गई और उन्होंने स्टैटिन्स जो हैं वो दवाएं उनका आविष्कार किया। अब हमारे पास एक हथियार भी मिल गया कि हम कोलेस्ट्रॉल दवाई से भी कम कर सकते हैं और पूफा ऑयल से भी कम कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में स्टैटिन्स और पूफा ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स, इनका प्रचलन बहुत बढ़ गया। सबने उस समय सोचा था कि अब तो हमारे हाथ में वो हथियार आ गया है जिससे हम इन हार्ट डिजीजेस को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि उसका उल्टा हुआ। जब से ये यूएस में गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की गई और लोगों ने इसको मानना शुरू कर दिया, तो उसके बाद
यूएस में हार्ट डिजीजेस, ओबेसिटी, डायबिटीज, जितनी भी क्रोनिक डिजीजेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी, और न केवल संख्या में बढ़ी बल्कि उनकी जो औसत उम्र थी वो भी कम हो गई। पहले जमाने में जो ये बीमारियां थी वो 60 से 70 दशक में भारतीयों को होती थी और अमेरिका में 80-90 के दशक में होती थी, लेकिन आज ये 30 से 40 साल में हमारे देश में लोगों को हो रही है। डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग ने अपनी किताब में लिखा कि उनके पास एक 3 वर्ष का एक बच्चा आया जो डायबिटिक जैसे उसको सिम्टम्स थे। तो 3 वर्ष के बच्चे में टाइप 1 टाइप की डायबिटीज होती है, लेकिन जब उन्होंने उसकी टेस्टिंग करी तो वो टाइप 2 टाइप की डायबिटीज थी, और वो खुद इस बात को बहुत ही ज्यादा शॉक हुए। तो जैसे ही ये डाइटरी गाइडलाइंस इंप्लीमेंट हुई, पिछले अगले उसके बाद अगले 50-60 सालों में मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की। और आज भी हम देखते हैं कि जिनका कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम से कम है उनको भी हार्ट अटैक होता है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है या बहुत बड़ा एक कंट्राडिक्शन है। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा गया है कि 200 से भी कम कोलेस्ट्रॉल में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन स्टैटिन का जो इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कारण बहुत सिंपल है कि ज़्यादातर रिसर्च जो है वो ड्रग कंपनियों द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, और इन रिसर्च इन जो ये आप जब जो भी इन रिसर्च को पढ़ेंगे तो इनमें बेनिफिट्स को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, लेकिन जो उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं या उनकी हानिकारक प्रभाव होते हैं उनको बहुत ही कम आंका जाता है या उनके बारे में बात ही नहीं की जाती। ये कुछ जैसे कि महाभारत में हुआ था कि जब गुरु द्रोणाचार्य को यह समाचार दिया गया था कि अश्वत्थामा मारा गया, और उसको बहुत जोर जोर से बोला गया था, लेकिन क्या वो इंसान था या हाथी था इस बात को बहुत धीमे बोला गया, और जब बोला गया तो ढोल नगाड़े बजा दिए गए। कुछ हद तक यहाँ भी ऐसा ही सिचुएशन है कि जब आप किसी झूठ को बहुत जोर से बोलते हैं और बार बार बोलते हैं तो धीरे धीरे पब्लिक उसे सच मान बैठती है, और हम भी जो हैं इस कोलेस्ट्रॉल हाइपोथेसिस को भी सच मान बैठे हैं। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक मार्सिया एंजेल ने कहा कि जो 20 साल तक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित जर्नल है, उनकी ये एडिटर रही थी, और उन्होंने ये कहा कि जो है इस इतने एक्सपीरियंस के बाद ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो भी रिसर्च हमारे सामने आती है उस पे जो है आंख मूंद के भरोसा किया जा सकता है। तो कैसे जो है, अब ये एक आर्टिकल मुझे मिला इस जर्नल में, एक्सपर्ट रिव्यू ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, आप चाहें तो इसे इंटरनेट पे देख सकते हैं कि कैसे आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करके ये दिखाया जाता है कि स्टैटिन्स बहुत सेफ ड्रग है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको एक जुपिटर ट्रायल का एक उदाहरण देता हूं, छोटा सा, आप समझ जाएंगे। जुपिटर ट्रायल एक रूसोवास्टैटिन नाम की दवा के लिए बनाई गई थी, और ये दिखाया गया था कि ये एक मिराकल ड्रग है, जादू की झप्पी है, या जादू की ड्रग है जो 50% तक हार्ट अटैक को कम कर सकती है। अगर एक डॉक्टर होने के नाते अगर मैं ये देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं अपने पेशेंट को आंख बंद करके दवाई दूंगा, लेकिन अगर इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ें और इसकी बाल की खाल निकालें तो आपको पता चलेगा कि अगर आप चाहे आप ये दवाई लें ना लें, 90% चांस है कि 97% चांस है कि आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। सो अगर आप लेते हैं तो शायद 1% आपका थोड़ा सा सेफ्टी और बढ़ जाए और वो 98% हो जाए, लेकिन इससे जो है लाइफ में कोई उम्र में बड़ा तो नहीं बढ़ेगी, और ना ही आपको डायबिटीज का रिस्क कम होगा। इसके अलावा बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको हो सकते हैं। ये बात जो है बहुत ही धीरे धीरे कही गई, इसको बताया ही नहीं गया उसमें, सिर्फ इस बात पर जोर डाला गया कि ये 50% तक रिस्क को कम कर सकती है, और जो कि सच्चाई नहीं थी, सिर्फ आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। इसलिए डॉक्टर बंधुओं से मेरा ये अनुरोध है, ये आग्रह है कि कोई भी ऐसी स्टडीज आती हैं उनको जरा अच्छी तरह से उनको पढ़ा जाए, कि जस्ट बिकॉज कि वो एक बड़े ही जर्नल में लिखी गई है या बहुत बड़े ऑथर ने लिखी है उस पर विश्वास ना किया जाए। इस आर्टिकल को मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ें। एक अमेरिकन हार्ट जर्नल में 2009 में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें उन्होंने पाया था कि जितने पेशेंट जो उनके अस्पताल में भर्ती हुए हार्ट अटैक से,
उसमें 50% से ऐसे ज़्यादा पेशेंट थे जिनका एलडीएल 100 से भी कम था, और 21% लोग उसमें स्टैटिन्स पे थे। अब ये बड़े-बड़े डॉक्टर्स दुनिया के मानने लगे हैं कि स्टैटिन्स जो हैं बहुत इफेक्टिव नहीं हैं। ये है डॉक्टर फिलिप ओवाडिया, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है कि स्टे अवे फ्रॉम माय ऑपरेटिंग टेबल। इन्होंने ये मानते हैं कि पिछले 30 साल से हम ये लोग स्टैटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंसिडेंस ऑफ हार्ट डिजीज में कोई कमी आई ही नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस श्रृंखला में एक डॉक्टर क्रिस भी आए हैं, जिन्होंने एक नई थ्योरी दी है। उन्होंने कहा है कि वेजिटेबल ऑयल्स जो हम खाते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या सैफ्लावर ऑयल या सोयाबीन ऑयल यूएस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से ही हमारे यहाँ हार्ट डिजीज या ओबेसिटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप इस प्रेजेंटेशन को यूट्यूब में ज़रूर देखें। अब कुछ ये तो हुई स्टैटिन की बात। अब पूफा रिच ऑयल्स जो हैं, उनसे भी कोलेस्ट्रॉल तो कम हुआ, लेकिन हार्ट डिजीज में कोई कमी नहीं आई। जैसे कि 1965 में ये स्टडी पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा था। एक ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप, उसको कुछ नहीं कहा, जो मर्जी खाओ। दूसरे ग्रुप को ओलिव ऑयल ग्रुप था, और तीसरा था कॉर्न ऑयल ग्रुप। ओलिव ऑयल ग्रुप इज मुफा रिच, कॉर्न ऑयल ग्रुप इज पुफा रिच। लेकिन होना तो ये था कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक जो है वो कंट्रोल ग्रुप में होने चाहिए थे, सबसे कम जो है वो ओलिव ऑयल में होने चाहिए थे। लेकिन उल्टा हुआ, कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ 27% लोगों को ही हार्ट अटैक हुआ, जबकि ओलिव ऑयल में 43% और कॉर्न ऑयल में, जिसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उसमें 48%। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि ओलिव ऑयल और पूफा ऑयल से हार्ट अटैक में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे दें चाहे ना दें। उसी तरह से मेडिकल रिसर्च काउंसिल ट्रायल जो 1960 और 67 के बीच में हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये पाया कि इसकी जो पूफा ऑयल्स है, उनसे हार्ट अटैक के रिलैप्स रेट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट फर्क नहीं पड़ता। सिडनी डाइट हार्ट स्टडी जो 1966 से 73 के बीच में हुई थी, उन्होंने पाया कि सैफ्लावर ऑयल जब हम देते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डेथ्स बहुत बढ़ जाती हैं। अब एक मिनेसोटा कोरोनरी एक्सपेरिमेंट जो 68-73 में हुआ था और 2016 में ये बीएमजी में दोबारा पब्लिश हुआ था, इसके डाटा को दोबारा दोबारा इसको एनालाइज किया गया, तो उन्होंने पाया कि कोलेस्ट्रॉल कम होने के बावजूद हार्ट डिजीजेस की जो मोर्टेलिटी थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के जो तरीके हैं, उनसे ये हार्ट डिजीज की मोर्टेलिटी में या कमी नहीं आती है। इनफैक्ट जितना कोलेस्ट्रॉल कम होगा, उतना ज्यादा डेथ का खतरा और बढ़ जाता है। तो अब जो है, पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। एक खेमा है जो प्रो कोलेस्ट्रॉल है, जो कहता है कि नहीं, स्टैटिन से ही हार्ट डिजीज कंट्रोल हो सकती है और स्टैटिन बहुत ही इफेक्टिव है। और दूसरा है एंटी कोलेस्ट्रॉल और एंटी स्टैटिन। प्रो कोलेस्ट्रॉल ग्रुप है वो मेजोरिटी में है, इसलिए स्टैटिन्स और पूफा धड़ल्ले से जो है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटी कोलेस्ट्रॉल ग्रुप है वो एक माइनॉरिटी है। लेकिन इस चक्कर में हम जैसे जो पब्लिक हैं वो कंफ्यूज्ड है और डरी हुई है इस कोलेस्ट्रॉल की कहानी से। तो आज का ये वक्त है कि अब हम दोबारा अपनी नॉलेज को एक बार रीसेट करें और दोबारा सीखें। अब सवाल ये उठा कि सही कौन है। डॉक्टर कीज बोल के चले गए कि सैचुरेटेड फैट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उससे हार्ट डिजीज होती है। लेकिन हमने ये देखा कि कोलेस्ट्रॉल कम करने से बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स में फ़र्क नहीं पड़ता। एक डॉक्टर यूडकिन थे जो फैंसल कीज के साथ के ही थे। उन्होंने कहा कि शुगर से जो है वो हार्ट डिजीज होती है। और अब एक डॉक्टर क्रिस साहब आ गए जो बोलते हैं कि सीड ऑयल से हार्ट डिजीज होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब गलत थे? शायद नहीं। क्या ये सब सही थे? शायद। ये भी हो सकता है कि इन तीनों को जोड़ने वाला कोई लिंक वो मिस किया है। हमने अपने बचपन में एक कहानी सुनी थी जिसमें कि 7 अंधे थे और एक हाथी को वो डिस्क्राइब कर रहे थे। तो जिस अंधे ने जो है जो भाग पकड़ा, उसने बोला कि हाथी ऐसा ही होता है। जिसने उसका पूंछ पकड़ी, उसने कहा हाथी बहुत पतला होता है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ी, लेकिन कोई इस बात को, दूसरे की बात को मानने को तैयार नहीं हुआ। तो कुछ हद तक यहाँ भी एक ऐसा ही कुछ हो रहा है कि एक दूसरे की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी बात को मनवाने पे तुले हुए हैं। शायद कुछ हद तक ऐसा ही होता है।
और आज की नई रिसर्च हमें बताती है कि क्या ये जो तीनों चीज़ें हैं, शुगर, फैट और सीड ऑयल्स, इनसे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल के बारे में गलत धारणा हटा दें कि ये बहुत डेंजरस मॉलिक्यूल है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है। इससे स्टेरॉयड हार्मोन्स बनते हैं, जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बाइल एसिड्स, जो कि फैट के डाइजेशन में या फैट के पाचन में बहुत अहम होते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। विटामिन डी, पूरी दुनिया आज विटामिन डी की कमी से ग्रसित है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये पैथोजेंस को न्यूट्रलाइज करता है, सेल रिपेयर में हिस्सा लेता है। एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उनके बीच में जो संवाद होता है, वो जो केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। उनकी सिंथेसिस में कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल होता है। सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लूइडिटी, इसमें कोलेस्ट्रॉल का अहम रोल होता है। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमारे लिए खतरा नहीं है, जबकि हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस स्लाइड को अगर आप देखेंगे, तो जो हमने पिछली स्लाइड में सवाल उठाए थे कि क्या ये लोग कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं, वो यहाँ क्लियर हो जाती है। अब लीवर जो है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का एक अहम अंग है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर की जरूरत के मुताबिक। लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को और ट्राइग्लाइसराइड को एक पैकेट में बांधता है, उसके ऊपर एक B100, जिसे अपोलाइपोप्रोटीन कहते हैं, उसकी उस पर कवरिंग लगा के वो बन जाता है VLDL। अब ये VLDL जो है लीवर खून में भेज देता है। VLDL का काम है इस सारे जितने भी सेल्स हैं उनको ट्राइग्लिसराइड बांट देना। तो जिस सेल को जितना फैट चाहिए वो VLDL से ले लेता है, और उसके बाद VLDL IDL और LDL इसमें बदली हो जाता है। LDL जो है वो पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बची हुई बांटना शुरू कर देता है, और बाद में ये बन जाता है लार्ज LDL, जैसे लार्ज फ्लफी। और लार्ज फ्लफी LDL जो होता है वो लीवर में वापस चले जाता है, क्योंकि इसके लिए लीवर में कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जो उसको दोबारा वापस लीवर में ले लेते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन अगर शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई हो, अगर शरीर में कई कारणों से फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रही हो, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये LDL जो है वो अब ऑक्सीडाइज होके स्मॉल LDL में बदल जाता है, जिसका साइज भी छोटा होता है, और ये माना जाता है कि स्मॉल LDL जो है वो ज़्यादा एथेरोजेनिक है LDL ये कोलेस्ट्रॉल के मुकाबले। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें, तो सारे लिंक्स एक साथ जुड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर एंसल कीस के ज़माने में LDL और HDL का खास कॉन्सेप्ट था नहीं, तो उन्होंने पाया कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है। इस मामले में कुछ हद तक डॉक्टर एंसल कीस एकदम ठीक थे। फिर आए ह्यूटकिन साहब और क्रिस साहब। ह्यूटकिन साहब ने कहा शुगर, शुगर से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है, और जो सीड ऑयल्स हैं उनसे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती है। तो इन सब वजहों को मिला लिया जाए तो हमारे शरीर में अब स्मॉल LDL ज्यादा बन रहा है, इसलिए एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा हो रही है। अब स्टैटिन और पूफा ये भले ही कोलेस्ट्रॉल कम करते हूँ, लेकिन कोलेस्ट्रॉल से स्मॉल LDL बनने की प्रक्रिया में इनका कोई असर नहीं है। इसलिए ना स्टैटिन ना पूफा हार्ट अटैक में हमारी कोई मदद कर पा रहे हैं। इसको और जरा ध्यान से देखें तो ये लार्ज LDL हो गया, और लार्ज LDL जो है वो स्मॉल LDL में बदल गया। इसके दौरान रिफाइंड कार्ब्स हम खा रहे हैं, ग्लाइकेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रही है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, विटामिन ई, विटामिन डी, जितने विटामिन मिनरल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फिर ट्रांस फैट्स और ओमेगा 6 ऑयल की वजह से, स्मोकिंग, स्ट्रेस, जिंदगी में जो स्ट्रेस है, इन्फ्लेमेशन, डायबिटीज़, सब की वजह से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मॉल LDL का प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि स्मॉल LDL का कोई रिसेप्टर्स नहीं होता, इसलिए ये खून में घूमता रहता है और बढ़ता रहता है, जिससे LDL की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसको क्लियर करने में भी बहुत टाइम लगता है,
और ये स्मॉल एलडीएल ये पाया गया है कि ये जो है हमारे ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है एंडोथेलियल सेल्स की, उसको नुकसान पहुंचाता है। और चूंकि इसका साइज छोटा होता है तो ये ब्लड वेसल वॉल में भी घुस जाता है और वहां पे इम्यून सेल्स उसको पकड़ लेते हैं और फिर शुरू होता है इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया। अब ये माना जाने लगा है कि स्मॉल एलडीएल जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का एक बहुत बड़ा मार्कर है। इस पिक्चर में देखते हैं, ये था लार्ज एलडीएल और ये बन गया स्मॉल एलडीएल। अब स्मॉल एलडीएल जो है वो एथेरोजेनिक है क्योंकि ये इनके बीच में सेल्स के बीच की में भी जा सकता है और वहां पे इसको माइक्रोफाज ये जो इम्यून सेल्स हैं उसको अटैक करते हैं और इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये रिसर्च पेपर मेरे हाथ लगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि स्मॉल एलडीएल जो है वो अब एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेस का बायोमार्कर है। और अगर स्मॉल एलडीएल ज्यादा है तो आपका ट्राइग्लिसराइड भी बड़ा होगा और एचडीएल कम होगा। इसलिए पेशेंट जिनका एलडीएल कम होता है उनको भी हार्ट अटैक होता है क्योंकि उनके में भले ही एलडीएल कम हो गया हो लेकिन स्मॉल एलडीएल कम नहीं हुआ है। स्टैटिन जो है वो एलडीएल तो कम कर देते हैं लेकिन स्मॉल एलडीएल का बनना कम नहीं कर सकते। इसलिए लार्ज एलडीएल और एलडीएल के बीच का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इसलिए स्टैटिन के बावजूद खाने के बावजूद भी लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं। अब एक और देखिए कि लीवर में से जो वीएलडी और एलडीएल है ये एक वेटर की तरह काम करते हैं जिनका काम है ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फैट डिस्ट्रीब्यूट करना और एचडीएल जो है वो ब्लड से लीवर में बाकी बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करता है। तो एलडीएल के बारे में जितना ज़्यादा लार्ज एलडीएल होगा उतना अच्छा होगा, जितना स्मॉल एलडीएल होगा उतना खराब होगा और जितना एचडीएल ज़्यादा होगा वही में हमारी सेहत या हमारी दिल की सेहत के लिए हमारे हृदय की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एलडीएल का लार्ज एलडीएल और स्मॉल एलडीएल का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा लार्ज एलडीएल होगा उतना आपका हृदय का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। अब सवाल ये उठा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मेरे खून में स्मॉल एलडीएल ज़्यादा है या लार्ज एलडीएल ज़्यादा है, ये मैं कैसे पता करूं? तो इसका एक पार्टिकल नंबर का एक डायग्नोसिस करते हैं जो जो इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में शायद नहीं है या बहुत कम जगहों पे है। अब थोड़ा बहुत स्मॉल एलडीएल हमेशा हमारे शरीर में मिलेगा क्योंकि हम पूफा खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिससे ऑक्सीडेशन बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून सिस्टम इस सब की इन सबको इनकी केयर करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है जैसे कि 130 से ज़्यादा एलडीएल अगर मान लीजिए होता है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना ट्राइग्लिसराइड देखिए। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से ज़्यादा है इसका मतलब है कि आपके पास आपके खून में स्मॉल एलडीएल ज़्यादा है। अगर एचडीएल लो है यानी कि पुरुषों में 40 से कम, स्त्रियों में या महिलाओं में 50 से कम, तो भी इसका मतलब आपके खून में स्मॉल एलडीएल ज़्यादा है। स्मॉल एलडीएल ज़्यादा है मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और हार्ट डिजीज का रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा स्मॉल एलडीएल होगा उतना ज़्यादा हार्ट डिजीज का रिस्क होगा। अब ये जो हमने कन्वेंशनल पढ़े टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल, अब कुछ कुछ रिसर्चर्स ने कुछ और रेशियोज बनाए जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल का जो रेशियो कैलकुलेट कीजिए और वो रेशियो जो है वो 303.5 से कम होना चाहिए। जितना ये रेशियो ज़्यादा होगा उतना रिस्क जो है एथेरोस्क्लेरोसिस का या हार्ट डिजीज का ज़्यादा होगा। उसी तरह से ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल का जो रेशियो है वो भी 2 से कम होना चाहिए और जितना ज़्यादा होगा उतना जो है आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर नहीं होगा या खराब होगा। अब एक इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि इस दो रिपोर्ट्स हैं, एक रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल 260 है और दूसरे में 130 है। इसमें 150 है और 80 है। अब इसमें जो है एचडीएल जो है वो 60 है, फिर ट्राइग्लिसराइड 100 है। तो इस तरह से जो टीसी और एचडीएल का रेशियो है ये 2.2 बनता है जो बहुत अच्छा है। टीजी-टीएल का रेशियो 1.6 से बहुत अच्छा है और यहाँ पे जो रेशियो है वो 5 है और 6.6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में मेटाबॉलिक हेल्थ बहुत अच्छी होगी, चाहे उसका भले लार्ज एलडीएल हो क्योंकि उसके
उसके खून के अंदर लार्ज एलडीएल बहुत ज़्यादा है, स्मॉल एलडीएल कम है, इसलिए हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कम होने के बावजूद भी यहाँ पे स्मॉल एलडीएल ज़्यादा है, इसलिए हार्ट डिजीज का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। सो अगर एलडीएल ज़्यादा है और ट्राइग्लिसराइड बड़े नहीं हुए हैं और एचडीएल भी 40 से ज़्यादा है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा एलडीएल होगा वो महिलाओं में और ओल्ड एज वहाँ पे प्रोटेक्टिव होता है, फंक्शन करता है। ये देखा गया है कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसी एज ग्रुप में मौत कम होती है। और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जो है बुढ़ापे में, जो दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिसे कॉग्निटिव डिक्लाइन कहते हैं, उसमें भी ये जो है उससे हमारी रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। सो अगर एलडीएल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है, एचडीएल कम है, तो यहाँ पे आपको अपनी डाइट में खासा बदलाव करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में बदलाव करना पड़ेगा, जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो जाए और स्मॉल एलडीएल कम हो। स्टैटिन्स इसमें कोई आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। अब करें तो क्या करें? इसलिए एचडीएल बढ़ाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला है एक्सरसाइज। आपको 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत आपकी सांस फूलनी चाहिए। अब इसका कोई प्लान नहीं बताया जा सकता, हर एक आदमी को अपने हिसाब से अपना एक्सरसाइज का सिस्टम, टाइम खुद डिसाइड करना है। दूसरा है सैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स खाने से एचडीएल बढ़ता है और हमको सिखाया गया है उल्टा कि सैचुरेटेड फैट मत खाओ, क्योंकि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा लेकिन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसलिए आपको जो पूरा मलाई वाला दूध पीना चाहिए, घी खाइए, बटर खाइए, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे बहुत सारे जो भोजन जैसे मीट, उन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं सैचुरेटेड फैट्स को बढ़ाने के लिए। तो सैचुरेटेड फैट से और एक्सरसाइज से आपका एचडीएल बढ़ता है। और अगर आपको अपना स्मॉल एलडीएल करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं पहले भी कार्बोहाइड्रेट पे और फैट्स पे वीडियो दे चुका हूँ। तो सबसे पहला है, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उसको बंद कीजिए। तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। शुगर का इस्तेमाल आपको 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना कम उतना बेहतर। प्रोसेस फूड जिसमें मैदा, चीनी, चीप ऑयल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल, फ्रूट जूस, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ओमेगा 6 ऑयल्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे वनस्पति घी, सनफ्लावर, सैफ्लावर, सोयाबीन, ये जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं और ट्रांसफैट वाला वनस्पति घी, इनसे आपको बिल्कुल इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और ओमेगा 3 वाले जो भोजन हैं, हमने फैट के वेबिनार में इनके बारे में विस्तार पूर्वक बात करी थी, इनका आपको अपने भोजन में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तेलों में जहाँ तक है, वो कोल्ड प्रेस तेल यानी कच्ची घानी का तेल, मस्टर्ड ऑयल, घी, बटर और कोकोनट ऑयल, ये 4 जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, उनको ज़्यादा लो। और एक जनरल रूल है कि आप भोजन को जितना हो सके नेचुरल फॉर्म में खाइए। फैक्ट्री मेड जो भी रेडी टू ईट खाने हैं उनसे आप परहेज कीजिए। इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हमारे शरीर को की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती हैं, इसलिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, इनकी कमी को भी पूरा करना है। अब चाहे इसको आप अपनी डाइट के जरिए करिए, चाहे आप उसके लिए सप्लीमेंट लीजिए। ये भी देखा गया है कि सनलाइट एक्सपोजर अगर 30 मिनट डेली किया जाए तो उससे एचडीएल बढ़ता है और एलडीएल कम होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश शहरी जीवन में सनलाइट लेना एक लग्जरी है। और नेक्स्ट है जो बहुत ही इफेक्टिव है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है कि आज का भोजन, रात्रि का भोजन और अगले दिन का जो भी भोजन होगा, उनके बीच में कम से कम 14 से 16 घंटे का फर्क होना चाहिए। और उस दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना है, पानी के अलावा। पानी पी सकते हैं, तो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम किसी और सेमी वेबिनार में विस्तार पूर्वक बात कर सकते हैं। तो आपने आज लिपिड्स और
हमारे हार्ट का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में उसके बारे में हमने चर्चा करी। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आप जब कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ता है तो उसमें ज़्यादा चिंतित नहीं होंगे। आप ये देख पाएँगे, अपनी रिपोर्ट को आप खुद ही इंटरप्रेट कर पाएँगे और उसके बाद अपना जो स्मॉल एलडीएल है को कम करने के तरीके अपने आप खुद अपने जीवन में लाएँगे और एचडीएल बढ़ाने के तरीकों से अपना एचडीएल बढ़ाएँगे और अपने हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क उस हिसाब से कम कर लेंगे।